हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। देखो यार 11वीं के लिए ना हमने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है और इतना बेहतरीन चीजें प्लान की हुई है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूस हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, यार सभी के लिए कंटिन्यूस इक्वल एफर्ट्स डालते हैं। और इसीलिए हमारा चैनल JR ट्यूटोरियल्स आप देखोगे तो लगभग 1 मिलियन के कंप्लीट और नजदीक आ चुका है। और आप लोग का सपोर्ट अभी बनाए रखोगे कंटिन्यूस और थोड़ा सा और सपोर्ट प्यार और दिखाओगे ना, तो बहुत जल्द 1 मिलियन का सरप्राइज आपको मिल रहा होगा। और वो जो सरप्राइज होगा ना, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना यूजफुल होगा कि यार क्या आप सोच भी नहीं सकते। एक बहुत ही बेहतरीन चीज लाने वाला हूं 1 मिलियन पे, तो फटाफट से करवा देना। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है, कुछ बताना चाहता हूं 11वीं के बच्चों को। देखो 10वीं के लिए मेहनत चल रहा है, 12वीं के लिए कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन 11वीं के बच्चे ना, आप लोग के लिए ये मैं बता दूं 11वीं एक बहुत ही क्रिटिकल स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि आप जैसे ही 10वीं से पास करके 11वीं में आए हो, लेट एडमिशन होते हैं, दिमाग आपका ठंडा रहता है क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम अभी अभी दिया है। लेकिन यार अभी ना संभल जाओ, क्योंकि अगर अभी आप फोकस नहीं करोगे पढ़ाई में तो हो सकता है यार जब 12वीं में पहुंच जाओगे, आंखें झपकते ही, ब्लिंक होते ही, आईज की बोलते हैं ना, पलके झपकते ही 12वीं में पहुंच जाओगे और पता चलेगा यार अब तो 12वीं आ गया, अब तो बोर्ड एग्जाम देना है, अब तो पढ़ाई करनी है। तो यार ये बिल्कुल ही ऐसा हल्के में मत लेना। 11वीं को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स आता है, अगर आपको मैथ्स आता है, अगर आपको बायो आता है, अगर आपको केमिस्ट्री का बेसिक्स सभी चीज आते हैं तो 12th में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसीलिए हम कंटिन्यूअस आपके लिए बेसिक से बेसिक लेक्चर सब बनाते हैं और आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। पूरा क्वांटिटी हमने डाल रखा है क्वालिटी के साथ, तो आप देख सकते हो। अब यहां पे 11वीं के लिए हमारा मैथ्स 1 चल रहा है। मैथ्स 2 का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। आप देखोगे तो वो परम्यूटेशन वाला जो चैप्टर है ना, वो भी कंप्लीट होने वाला है और वो नौशाद सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर काफी लोड आ चुका है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ही पढ़ाया, पार्ट 2 का भी फर्स्ट चैप्टर मैंने ही पढ़ाया, लेकिन बाकी के चैप्टर्स नौशाद सर पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में के चैप्टर्स मैं भी लेता रहूंगा जैसे जैसे मेरा लोड कम हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बायो भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। अब आप देखोगे, सोचो थोड़ा थोड़ा मेरे बारे में सोचो कि यार अभी मैथ्स 1 का लेक्चर कितने दिन के बाद लेकर आ रहा हूँ। लगभग 10 दिन के बाद मैथ्स 1 का लेक्चर हो रहा है और आपका एक ही लेक्चर बचा हुआ था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम क्या है 2.2 प्रैक्टिस सेट। यानी क्या है आपके लिए, ये प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, एक्सरसाइज है। ये प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है दोस्तों, आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए एक्चुअल में क्या है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है ना 2.2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ था दोस्तों। मैं अगर मैं बात करूं 2.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें लगभग 10-11 क्वेश्चन हमने देख लिया। आज ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके एग्जाम चल रहे होंगे तो ये एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। और मुझे आपसे एक चीज जानना है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग के कौन कौन से चैप्टर्स ना आपके एग्जाम्स में आने वाले, खास करके अभी जो यूनिट टेस्ट आएगा, मतलब आफ्टर द फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, दिवाली के बाद का जो एग्जाम है वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद जो यूनिट टेस्ट आएगा, उसके बाद जो आपका मार्च वगैरह में फाइनल एग्जाम आएगा ना, तभी आपका क्या चैप्टर्स आने वाले ना, प्लीज अपने टीचर से, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस से बात कीजिए और वो चैप्टर्स हमें बताइए। और स्पेशली वही चैप्टर्स को हम लोग आपको पढ़ाएंगे इतना बेहतरीन तरीके से, आपको पढ़ाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोग से एक ही चीज जानना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट कर सकते हो क्या, आपके चैप्टर्स जितने भी आने वाले हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए, सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, ये चारों सब्जेक्ट के चैप्टर्स जो भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले, वो चैप्टर्स के नाम मुझे कमेंट कीजिए और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा और पूरा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूंगा। साथ ही में क्या आपको लाइव लेक्चर्स चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बेसिकली मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन किया था, जो मैं संडे लाइव सेशन करता हूं। उसमें बच्चों से मैंने पूछा तो काफी बच्चे, 90% के आसपास बच्चों ने बोला कि लाइव सेशन चाहिए। तो मैं आप लोग से अभी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और 11वीं के बच्चों को पूछना चाहता हूं, बाकी के लिए तो अलग अलग पूछ लूंगा, लेकिन 11वीं के बच्चों के लिए पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लाइव सेशन चाहिए। अगर चाहिए तो प्लीज यस लाइव सेशन लो करके ऐसा डाल सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ज्यादा कमेंट्स रहेंगे तो हम भी 11 के लिए भी लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साथ ही में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे तो आप जुड़ ही सकते हो, खासकर टेलीग्राम को, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 जो चल रहा था, कंटिन्यूअस हमने मेहनत किया हुआ है दोस्तों। इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें आपको क्या करना है, देखो मतलब 11 क्वेश्चन तक इसके एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 11 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% हमने सॉल्व करवा दिए थे। छोटे मोटे एक या दो एग्जांपल हम छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग के मेहनत के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हम लोग को मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है अगर आप देखो तो सबसे पहले मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि है क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बिलो। तो दो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे जो कि दिया हुआ है 3,90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 3,90 डिग्री दिया ये एक्चुअल में क्या है, तो अगर मैं बात करूं ये एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द आर कॉमा थीटा। ये आपका क्या होता है, आर कॉमा थीटा, जिसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा आर का वैल्यू 3 है और थीटा का वैल्यू जो है वो क्या है 90 डिग्री है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिमाग में बिठाओ, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है, समझ लो 3,90 दिया है, 1,180 दिया है, तो ये जो स्टार्टिंग का जो रहता है, फर्स्ट जो होता है वो रेडियस होता है आर, सेकंड जो होता है वो आपके लिए क्या होता है, थीटा होता है। तो आपने लिख लिया कि आर मेरा 3 है, थीटा मेरा 90 है, यहां पे लिख लिया। अब उसके बाद दो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, दैट इज एक होता है फॉर्मूला दोस्तों एक्स का, एक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होगा क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग 8-9 दिन के बाद लेक्चर लेकर आए हैं, लेकिन बच्चे लोग, आप लोग तो कंटिन्यूस पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को तो फॉर्मूला बाय हार्ट होगा, कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, वापस से याद रख लो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यही दो फॉर्मूले होते हैं, करेक्ट है, आप लोग को याद होगा, बिल्कुल याद होगा, अच्छी तरीके से याद रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं याद रहेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। अब यहां पे जो वैल्यू मुझे पता है, अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू आर का वैल्यू मेरे को पता है 3 है, ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना है 90, तो 3 आर की जगह पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे 90 डिग्री लिख दिया। वैसे y इज इक्वल टू आर का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय साइन का जो वैल्यू है दोस्तों वो है 90 डिग्री। अब डाल दो इसमें वैल्यू, तो x कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, 0 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। cos 90 कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे आपका वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था, सोचो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये दिमाग में रखो बस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, नॉट पोलर कोऑर्डिनेट। इसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 आ गया, कितना इजी तरीके से, विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको 1 मार्क्स निकालने के लिए, एग्जाम में आएगा तो करेक्ट है, निकाल सकते हो, इजी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1,180 डिग्री, 1,180 डिग्री, तो सेम इसको अगर मैं कंपेयर करूं r, थीटा से, तो यहाँ पे r का वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू जो मुझे मिल जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। सेम उसी प्रकार क्या करना है आपको, यूजिंग द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला आपका, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्योंकि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही निकालना है, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। इसमें वैल्यूज जो आपको पता है वो डाल दो, x इज इक्वल टू आर की जगह पे 1 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री डाल दिया, y इज इक्वल टू आर का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री डाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा, cos 180 का वैल्यू, तो आपको याद होगा कि जो cos 180 होता है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों, -1 होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, और y इज इक्वल टू साइन 180, तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा, किसको याद है, साइन 180 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आपको मैंने बोला था। और कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी चीज का वैल्यू, चाहे 90 हो, चाहे 180 हो, चाहे साइन 30 हो, वो आपको मैंने सर्कल का मेथड बताया था कैसे निकालते हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर जाके देखो। देखो आज लगभग 7वां लेक्चर था, कितवा लेक्चर है आज हमारा 7वां लेक्चर है, करेक्ट है। इसके पहले के 6 लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखा है ना, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, देखो 11वीं से 12वीं में अगर जाओगे तो पूरा 12वीं भी आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर बेस है। अभी तो देखो ये आपका दूसरा चैप्टर है, पार्ट 1 में ही, मैथ्स 1 में ही तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है, तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है ना तो पार्ट 2 भी नहीं समझेगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एज ए सर, एज ए भैया, एज ए दादा, तुम्हें मला दादा म्हणतात ना, तो मैं एक दादा होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं कि अगर आप ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो आपको अगला चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चैप्टर जो लाइन बाय लाइन दिया होता है ना, उसके पीछे में, उसके बीच में क्या होता है, एक लिंक होता है, एक इंटरेक्शन होता है। अगर आप वो स्किप करते जाओगे तो शायद नहीं समझेगा। इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, कनेक्टिंग जो भी चीजें होती है वो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो जिसने भी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, आज 7वां लेक्चर से, लेकिन जिसने भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं, हम बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं बनाते दोस्तों, ठीक है। जहां पे 15 एग्जांपल होते हैं वहां पे 10 कराते हैं, लेकिन एकदम बेहतरीन तरीके से कराते हैं, ताकि हर बच्चा जो है ना वो 10 में से कोई भी एग्जांपल आए तो उसको सॉल्व कर पाए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसका, ठीक है। और अगर वो 10 का 10 एग्जांपल सीख लेता है तो बाकी के जो बच्चे हुए 5 एग्जांपल भी अगर होते हैं ना तो वो खुद से भी सॉल्व कर सकता है, इतना टैलेंटेड बंदा बन जाता है, इतना टैलेंटेड वो स्टूडेंट बन जाता है। तो ये करके देखो, विश्वास करो मेरे पे बस, और अपनी तरफ से मेहनत करो जितना हो सके, हम तो हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 180 -1 होता है, sin 180 0 होता है। अब x का वैल्यू कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1,
y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो दो वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसका एक और एग्जांपल है, तो वो आप लोग कर लेना अच्छी तरीके से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। इसमें भी दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो है 5,5। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 5,5 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये क्या दिया है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो समझो दिमाग से, इसके पहले का क्वेश्चन फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा। तो मतलब आपको क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। करेक्ट है, सिंपल है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है। तो आपको ये जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया हुआ है, 5,5, यानी कि x का वैल्यू भी 5 है, y का वैल्यू भी 5 है। फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग द फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप जानते हैं। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है दोस्तों? वी नो दैट r का जो वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुका है कि r का जो वैल्यू होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो r का वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? फिर r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 हो जाएगा, और 50 का अंडर रूट आप निकालो r का वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ 50 मतलब 5√2 हो जाएगा। करेक्ट है, 5√2 के आसपास आ जाएगा वैल्यू। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, किसका, r का, दैट इज 5√2। दिस इज योर आंसर ऑफ r। ये सिर्फ r का वैल्यू आया, क्योंकि हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब थीटा का वैल्यू भी निकालना है। और थीटा के लिए भी एक फॉर्मूला था, क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, y बाय एक्स था, यही फॉर्मूला था। करेक्ट है, याद आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, थीटा निकालने का फॉर्मूला। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/5। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1। तो आप देखो 1 किस में आता है, tan कितने डिग्री पे 1 आता है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, मतलब tan π/4 या फिर tan 45 डायरेक्ट बोल लो। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 45 डिग्री। ये आ गया आपका थीटा। तो फाइनली जो पोलर कोऑर्डिनेट में आपको पूछा है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, r, थीटा होता है। तो आ गया r, थीटा कितना आ गया, r का वैल्यू कितना है 5√2, थीटा का वैल्यू कितना है 45। खत्म, आ गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बहुत इजी है ये चीज, अगर आप देखोगे थोड़ा भी ध्यान लगा के, तो ये इतना इजी है कि आपको बहुत इजी देख के ही लग रहा होगा। समझ में आ गया? जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाला, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, आपने देखा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसमें फॉर्मूला क्या है, पहले r निकलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स से। ये दो फॉर्मूले, कितना इजी है। सेम दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहां पे चलो आपके सामने क्या है, 1, अंडर रूट ऑफ 3, मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, x, y दिया है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो फॉर्मूला सेम वही यूज करेंगे ना हम लोग, यूजिंग द फॉर्मूला। डालो इसमें, यूजिंग द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला दोस्तों, कौन बताएगा? बहुत सिंपल है, याद हो गया अभी आपको। फॉर्मूला क्या है r निकालने का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में, आप देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, तो 1 + 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। देयरफॉर r का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास, ये r का वैल्यू आ गया। लेकिन एक्चुअल में हमको थीटा का वैल्यू भी चाहिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला डाल दो, दूसरा फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। तो y का कितना वैल्यू है, 1 है, y का वैल्यू √3 है। करेक्ट, y का वैल्यू √3 है। अच्छे से देख के डालना, गलती मत करना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, x का y का x हो जाता है। तो नंबर जब डालते हो, मतलब वैल्यूज जब डालते हो, तो ध्यान से देखा करो। तो y का √3 है, x का वैल्यू 1 है। करेक्ट, बराबर है। अब √3/1 इज इक्वल टू √3, तो हमें थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3। तो मुझे एक बताओ, tan √3 कब होता है, tan 0 पे, tan 1, tan 30 पे, tan 45 पे, tan 60 पे, किस पे आता है, √3 का वैल्यू कब आता है tan पे? तो आपको याद होगा थीटा जो होता है दोस्तों वो 60 डिग्री पे, मतलब tan 60, tan π/3 इज इक्वल टू √3, ये आप जानते हो। तो यहां पे आपका वैल्यू आ गया tan 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ही √3 वैल्यू आता है। मतलब आपका जो r, थीटा जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट थे वो कितने आ गए, r का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 2 और थीटा का वैल्यू निकाला 60 डिग्री, तो 2, 60 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। खत्म कहानी, देख लो कितना इजी है
है कि नहीं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आएंगे आपके एग्जाम्स में, चाहे अभी आए चाहे आपके फाइनल एग्जाम में, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको इजी तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। और अगर आपको हमारा एफर्ट, जो मेहनत हम करते हैं हर एक बच्चों के लिए यार, तो उसके लिए अगर पसंद आता है ना, मैं आपको अच्छा लगता हूँ, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे, काम आते होंगे, तो प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि आपके लाइक से ही बहुत अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लाइक जरूर से करना वीडियोस को, हमारे जितने वीडियोस है सबको लाइक करो यार। ठीक है, चलो अब 14th क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें 2 एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, सिंपली बस वैल्यू निकालना है हम लोग को। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो सिंपली वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, साइन 19 पाई अपॉन 3, और वो भी ये रेडियन में दिया हुआ है, 19 पाई बाई 3 रेडियन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है कि इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं। अब आप देखोगे तो ये साइन 19 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 19 पाई बाई 3 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 19 पाई बाई 3 को कि 6 पाई, ठीक है, देखो यहां पे 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ये मैंने कैसे लिखा रेडियन। इसको अगर आप समझोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3 6 18, 18 पाई हो गया प्लस पाई, 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3 यानी कि 19 पाई हो गया। तो मैंने स्प्लिट किया है और कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया, स्प्लिट किया। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बनाना, तो कैसे करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो 19 डिवाइड बाई 3 मतलब 3 6 18 हो गया, 1 बचा। मतलब जो आपका क्वोशिएंट होता है उसको सबसे पहले लिखो, बाद में इसको लिखो 6 1 बाई 3, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो 6 1 बाई 3 आ गया, मतलब 6 1 बाई 3, तो इसको सेपरेट कर दो, तो इसका मतलब क्या होता है 6 प्लस 1 बाई 3, फिर सबके साथ में पाई लगा हुआ है तो ये 6 पाई हो जाएगा, ये 1 पाई हो जाएगा, और 1 पाई को हम लोग सिर्फ पाई लिखते हैं। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 को ही हम लोग 19 पाई बाई 3 बोलते हैं। हमने स्प्लिट किया और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है, मतलब 19 पाई बाई 3 रेडियन कैन बी रिटन एज द 6 पाई प्लस पाई बाई 3 रेडियन लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि ये कैसे आया। चलो इसको रफ करो पहले, सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, अगर आप ध्यान दोगे तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ये 6 पाई जो है, ठीक है, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 है। ठीक है, 6 पाई का मतलब क्या होता है, पाई का ही मल्टीपल है, पाई 2 पाई, ठीक है, 3 पाई 4 पाई 5 पाई या फिर 6 पाई, ये पाई का ही मल्टीपल है। और वी नो दैट कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आप जानते हो। 180 पाई मतलब 180, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आप जानते हो नहीं फॉर्मूला, साइन समथिंग 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं 6 पाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 6 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 3, खत्म। साइन पाई बाई 3 रेडियन, समझ में आ रहा है, साइन पाई बाई 3 यह आ जाएगा। रेडियन लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, यहां पे अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। और एक चीज आप जानते हो, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, कितना होता है 1/2, 1/√2 √3/2, मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। तो आपका साइन 19 पाई बाई 3 जो था, साइन 19 पाई बाई 3 था, इसका वैल्यू कितना आ गया, √3/2। समझा यहां तक, यहां तक समझा। तो हो गया हमारा पहला एग्जांपल सॉल्व, इसको रफ कर दो। क्लियर है, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, cos 1140, ये थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, cos 1140 डिग्री। अब देखो यहां पे इसको थोड़ा सा समझो ध्यान से कि सबसे पहले इसमें करेंगे क्या। तो ये जो cos 1140 है, 0 है, ये आपका नॉर्मल नंबर्स में, मतलब ये रेडियन में नहीं डिग्री में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये cos 1140 को मैं कैसे लिख सकता हूं, स्प्लिट करके। जैसे 19 पाई को मैंने स्प्लिट किया रेडियन में 6 पाई प्लस पाई बाई 3 करके, वैसे दिमाग लगाओ कि 1140 को मैं जो पाई का मल्टीपल्स होता है, मतलब पाई मतलब 180 होता है, तो 180 के मल्टीपल्स में कैसे मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब आप देखोगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 360 अगर मैं करूं तो कितना होता है, देखो 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी 3 9, 1080 होता है। ठीक है, और 1080 में कितना प्लस करूंगा तो 1140 आएगा। अगर मैं 60 प्लस करूंगा तो ये 41140 आएगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1140 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 60 लिख सकता हूं, मतलब दैट इज 3 पाई प्लस 60 हो गया। मतलब ये अगर रेडियन में होता तो ऐसे लिख सकता था मैं इसको 3 पाई प्लस 60 या फिर 3 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको ऐसा लिख सकता था। लेकिन ये है डिग्री में, तो मुझे रेडियन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिंपली क्या किया, बस स्प्लिट किया। क्या स्प्लिट किया कि मैंने 1140 को कैसे लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 60। अब वी नो दैट कि cos 360 मल्टीपल्स जो होते हैं, 2 पाई का जो मल्टीपल होता है, cos 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस जो भी रहेगा, थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, दैट इज नथिंग बट द cos थीटा।
ठीक है, वो क्या रहेगा, cos थीटा रहेगा, यानी कि cos 60 डिग्री आ जाएगा। और वी नो दैट द cos 60 डिग्री इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा, वैल्यू बताओ, cos 60 कितना होता है, cos 60 इज नथिंग बट 1/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। कितना सिंपल है आप देख सकते हो, है कि नहीं? देख लो एक बार अच्छी तरीके से। इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या? ये हमारा आंसर फाइनली हमारा आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं और इसी के साथ मैं डिक्लेयर करता हूं ये हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 ये होता है कंप्लीट। बच्चे कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस अच्छी तरह करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा। और साथ ही में आप लोग के लिए एक और चीज मैं बता दूं क्लियर कट, ठीक है, कि इसके बाद जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री 2 है वो चालू होगा और आप लोग को स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूस देखना है। और अगर आपका रिकमेंडेशन ज्यादा आएगा लाइव सेशन के लिए तो उस चैप्टर को हम लोग लाइव में सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बस आप लोग बने रहना, प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ आज का लेक्चर भी समाप्त होता है। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर से बताना, ठीक है? और वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। बहुत कम बच्चे जानते हैं जेआर ट्यूटोरियल्स के बारे में, खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे। तो प्लीज शेयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यार 10वीं तक तो हमने पूरा फैला के रखा है, पूरा बच्चे जानते हैं, हर बच्चा महाराष्ट्र का जानता है कि यार जेआर ट्यूटोरियल्स क्या चीज है। लेकिन 11वीं 12वीं यार आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है यार, हम इतना मेहनत जब आपके लिए कर रहे हैं ना और क्वालिटी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपने साइड से भी एफर्ट डालो और जेआर ट्यूटोरियल्स को ना आगे लेके जाओ। जेआर ट्यूटोरियल्स का लोगों को बताओ कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छी चीजें आ रही है जेआर ट्यूटोरियल्स पे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि अब 1 मिलियन अब आपके हाथ में, फटाफट से करवा दो, ठीक है? चलो भाई, जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।